अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। इब्तदाई प्रोग्राम में तारुफ कराए देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में सैयद इमरान शफकत साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुमताज़ दिफाई तजियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब और राना मुबशर साहब सीनियर तजियाकार भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। और किस्सा मुख्तसर एक मरहला निगरान वज़ीर आज़म की रूनुमाई और नकाब कशाई का वो तो तय पा गया। कुछ पसो पेश भी हुई और मुशावरत खासी तवील रही और उसमें फिर अचानक सरप्राइज़ भी आया। जो निगरान वज़ीर आज़म आ चुके हैं और अब जो निगरान कैबिनेट है उसके लिए मुशावरत का अमल तेज़ हो गया है, क्योंकि अगला मरहला भी ज़ाहिर है यही है, निगरान काबीना की तश्कील, जिसके लिए सलाह मशवरे जारी हैं। जो निगरान काबीना के खतोखाल होंगे वही बताएंगे कि सूरत हालात आगे जाके क्या बनेगी। इस नए इंतज़ाम की वजह से ये मालूम हो पाएगा कि पॉलिसी क्या होगी आइंदा के सेटअप की, उसके टारगेट्स क्या होंगे मुतवक्के तौर पर, डायरेक्शन क्या हो सकती है। चलें अब कुछ बयानात का जायज़ा ले लेते हैं। मीनवाइल जो सामने आए, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन अख्तर मेंगल साहब, जिन्होंने एक लेटर भी नवाज शरीफ साहब को लिखा और उन्होंने कहा कि घर के बड़े को ही लेटर लिखा जाता है, उसी से बात की जाती है जब इशूज़ डिस्कस किए जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने बात नहीं की, नवाज शरीफ साहब से ही मुखातिब हुए। जो लोग रेसलिंग देखते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि अंडरटेकर कितने ख़तरनाक रेसलर समझे जाते थे। बहरहाल काकड़ साहब से तो हम ऐसी उम्मीदें अभी वाबस्ता नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरफ निशानदेही अख्तर मेंगल साहब कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। कल हमारे शो में डिस्कस हुआ कि जो निगरान वज़ीर आज़म आए हैं सामने और अब बिराजमान हैं सिंहासन पे, इसमें नून लीग कितनी ऑन बोर्ड थी। शाह महमूद कुरैशी साहब बता रहे हैं इस बारे में। इशारतन पहले कहा था, लेकिन अब वाज़े हो गई कि ये PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की चॉइस नहीं थे। और अब तो उनने खुद वजाहत कर दी है, PPP में और PMLN में डॉक्टर मालिक साहब पर इत्तफाक हो गया था। तो डॉक्टर मालिक साहब का नाम दिया गया था इन दोनों जमातों की जानिब से और इस पर इत्तफाक राय था, लेकिन फिर काकड़ साहब सामने आ गए और फिर काकड़ साहब को कबूलियत का शर्फ भी शहबाज शरीफ साहब ने बख्श दिया। सो नेक्स्ट इज कैबिनेट। इमरान शफकत साहब, ये जो निगरान काबीना है, अब आपके ख्याल में इसकी तश्कील में सियासतदानों का कितना अमल दखल होगा? देखें, असूल की बात तो ये है कि काबीना बनाने का जो इख्तियार है वो वज़ीर आज़म का होता है, वो निगरान हो या वो कोई मुंतखब वज़ीर आज़म हो। तो इसमें जो पॉलिटिकल होता है या जो मुंतखब वज़ीर आज़म होता है वो उसकी जो चूज़ कर रहा होता है, तो उसमें मेरा ख्याल एलिमेंट्स जो होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं। बड़े सारे, अगर वो इत्तेहादी हुकूमत है तो इत्तेहादियों को साथ रखना है। अगर इत्तेहादी हुकूमत नहीं, सादा अक्सरियत से उनकी हुकूमत बन चुकी है तो फिर क्राइटेरिया कुछ और हो जाता है और काबीना का साइज़ जो है वो भी मैटर कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो कुल्ली इख्तियार जो है वो बज़ाहिर वज़ीर आज़म का होता है। यहाँ पर चूँकि वो निगरान वज़ीर आज़म हैं और तरह तरह की बातें की जा रही हैं और कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ भी अपनी जगह के ऊपर हैं कि पाकिस्तान की रियासत और इसके मनसबदारों को, कुछ ओहदेदारों को उनके कुछ अपने इरादे भी हैं, कुछ हज़ाइम भी हैं। और जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जी कि ये ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चॉइस थे, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चॉइस हैं, ये उनका एक क्लेम है। तो वो जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर उन्होंने, मेरा ख्याल है कि पहले से ही सोच रखा होगा, ये मेरा गुमान है कि कौन होगा और किस तरह का होगा, किससे क्या काम लेना है। जो हफीज़ शेख साहब हैं, हमने पहले भी इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी आपस में कि ये तो पिछले साल पिछली जुलाई में पाकिस्तान तलब किए गए थे, इंटरव्यू हुए थे और चीज़ें जो थी, यानी हमें ये यूँ कह लें कि मंजर आम पर जो मालूमात आती हैं उनसे पहले पीछे होमवर्क हो रहा होता है जी। तो मेरा ख्याल है कि हमें ना सरप्राइज़ होने की ज़रूरत है और ना हमें परेशान होने की ज़रूरत है कि कौन होगा, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म का ही असल मामला था। जिस तरह का निगरान वज़ीर आज़म के मामले के ऊपर जो कुछ हुआ हमारे सामने है कि बिल्कुल नाम नहीं था कहीं पे इनका, और आखिरी दिन यानी वो भी कुछ घंटे पहले सोलंकी साहब ने ये खबर ब्रेक की थी तो बहुत ज़्यादा लिप टाइट्स थे, इंफॉर्मेशन बड़ी थी जिसको हम कहें कि क्लोज थी, किसी क्लोज सर्किट में थी, बहुत चंद महदूद लोगों की हद तक थी। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने फिर निगरान वज़ीर काबीना का भी सिलेक्शन करना है। तो इसमें हम सिर्फ क्या सराहियाँ कर सकते हैं
और हो सकता कोई है कि नाम आपके वो ना सामने हो आए जो नजर आ रहे हैं। कंफर्म समझ रहे हो आप इंडक्शन इन द सरफराज बुख्ती कैबिनेट? साहब, सरफराज बुख्ती साहब एंड सुल्तान अलाना सरफराज साहब का बुख्ती कितना साहब कंफर्म तो करते हैं आप? उनका भी देखें, नाम तो आप जितने लें वो सारे इस तरह के होते हैं कि वो किसी ना किसी मेयार के ऊपर पूरा उतर रहे होते हैं। लेकिन सरफराज बुख्ती साहब का जो नाम है ना, वो मुझे थोड़ा सा इसलिए मशकूक लग रहा है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। वो क्यों इस काबीना में आएंगे? बज़ाहिर तो उनके इरादे यही हैं। मेरी कल उनके साथ मुलाकात भी हुई थी। तो वो इनके दोस्त भी हैं काकड़ साहब के, और बड़े करीबी, यानी जो उनके दोस्त हैं उनमें उनका शुमार होता है। नाम शायद इसलिए उनका लिया जा रहा है। और वो ज़ेरे ताब भी रहे हैं काकड़ साहब की तरह पिछला सारा जो टन्योर था बाप पार्टी के अंदर, तो इसलिए शायद दिया जा रहा है नाम उनका। चलें। तो लेकिन मेरी इतला तो ये है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ने का उनका इरादा है। अच्छा। तो अगर इलेक्शन लड़ना है तो फिर वो काबीना के मेंबर क्यों बनेंगे? तो इसी तरह ये बेसिकली क्या सराइयां हैं। अभी कल एक एहसन भून साहब के साथ एक बात हुई थी, मेरे एक करीबी दोस्त की, तो वो कह रहे थे कि मेरे साथ अभी तक किसी ने बात नहीं की। अभी आज एक सहाफ़ी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा मैं 3 हफ्ते पहले मैंने इनकार कर दिया था जी। तो इस तरह की है बातें, ये गपशप ज्यादा है, जाहिर है कि हाँ बिल्कुल ऐसे वो कयासराइयाँ और अफवाहें ज्यादा हैं। लेकिन जनरल साहब जो कि माइंड गेम्स के एक्सपर्ट भी रहे जमाने में, शायद आज भी हो, जनरल साहब इतनी डिसेप्शन चलाने का मकसद क्या था? असल मुतमा नजर क्या था कि इतना घुमा फिरा के आखिर को जिसका नाम आया वो किसी के भी तस्वुर में नहीं था? और फिर अब जो निगरान कैबिनेट आपके ख्याल में तश्कील पाएगी, उसके बाद क्या क्या वाज़े होगा? देखिए, नाम का तो मैंने नहीं कहा था, अगर आपको याद हो आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था मुझे शक है कि बलूचिस्तान से कोई शख्सियत होगी। बहरहाल जी 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 आ गया ये नाम। और जी जनरल साहब एक्चुअली पहुंचे हुए हैं आप भी ना, राणा साहब की तरह आप भी पहुंचे हुए हैं। राजा साहब ने जब नाम दिया हो तो फिर उसको कैसे उसके बारे में वो कयासराई कर सकते हैं? बिल्कुल और उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह कहा भी है कि मैंने ये नाम दिया और प्राइम मिनिस्टर ने मुझ पर बड़ी हिम्मत अफजाई की और मेरी नाम कबूल कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि इसको हम यहीं तक रहने दें, जहाँ से भी नाम आया है। बरसूरत मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा नाम है। ये अच्छा इनके बारे में जो मर्जी आप कह लें, साफ आदमी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब की आप बात सुनवा रहे थे कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसमें जितने तमाम एलिमेंट्स थे, ये और सरफराज बुख्ती साहब चट्टान की तरह उनके सामने खड़े रहे और उन्होंने हमेशा उनका अल्टरनेटिव एक नैरेटिव दिया। और वो नैरेटिव वही है जो मैं आमतौर पर मैं कहता रहा हूँ कि मसाइल बलूचिस्तान में कुछ और हैं, हमारे मीडिया शायद उस तक सही पहुंच नहीं रहा। बहरहाल मुझे इस बात से खुशी है इस चीज की। दूसरा चीज ये देखिए जी कि अब तो काबीना से में 2 चीजें पता चल सकती हैं। अगर तो काबीना बड़ी है जी, और आपको लग रहा है कि काबीना में इस किस्म के लोग आए हैं जिनका तजुर्बा वो है जो इमीडिएटली हमें जो इशू है इलेक्शन उससे ज्यादा को बड़ा है, तो फिर तो आपको कुछ नजर आएगा कि शायद ये लंबा हो जाए। दूसरी तरफ ये भी मैं सुन रहा था, ये जो हमारे डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं पुंडी साहब, उन्होंने कहा जी कि शायद, अभी मैंने खुद नहीं सुना, उनकी जुबान से मैंने सुना था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है जी कि अगर हम जब जिस तरीके से अभी CCI का फैसला हो चुका है कि नए मर्दमशुमारी पे होंगे, तो ये शायद हम हल्का बंदियां 6 महीने तक चली जाए आगे। और साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये चैलेंज हो गया तो शायद फिर ये लंबा मार्च बन जाए। तो बहुत इश्यूज तो जिससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये हैं इसमें। बहरहाल पाकिस्तान के इश्यूज में 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। नंबर 1 कि हमारे पास कोई ऐसी शख्सियत जिसके बारे में सब मुत्तफिक हों कि ये हमारी इकॉनमी के मसाइल को भी समझते हैं और इनका वो हल तजवीज़ कर सकते हैं और उस तरफ लेके जा सकते हैं पाकिस्तानी इकॉनमी को इन लॉन्ग टर्म, जिसकी पाकिस्तान को शद ज़रूरत है। अभी तक हम सिर्फ ये देखते आए कि बुक बैलेंसिंग में एक्सपर्ट लोग रहे थे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म रियल पॉलिटिकल और इकोनॉमी और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो उसमें हमारी कमजोरियां नजर आई इसमें। तो एक शख्सियत तो ये मेरे लिए बड़ा अहम है। ठीक है। दूसरी बहुत शख्सियत जो अहम होगी कि जो हमारे वज़ीर दाखिला कौन होंगे, क्योंकि अमूमी तौर पर जो आप हालात देख रहे हैं और जिस तरीके से पुलिस की ज्यादतियां सामने आ रही हैं, तो ये कौन शख्सियत होंगे जो पाकिस्तान में लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो लोगों के खिलाफ बेदरग इस्तेमाल नहीं होगी और इलेक्शंस जब होंगे तो पीसफुल होंगे
और गैर जानबदार भी होंगे। आपके पास मुमकिन ये नाम सब- भी होंगे जनरल साहब, जैसे आपने बलूचिस्तान का तस्करा किया था, हिंट दिया था, ऐसे ही आपके ख्याल में कौन हो सकता है वजीर दाखिला मुमकिन तौर? देखिए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग वैसे स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है, भी नहीं है इस वक्त। आई एम श्योर नाम वज़ीर आज़म एक्चुअली भी हैं और एक उनके आ रहा साथ है सामने, लेकिन काइंड ऑफ नॉन सीरियस पर्सनालिटी फॉर दिस पोजीशन, सो नहीं नहीं जी, ऐसे कोई आस्था नाम मेरा समझ नहीं होगा इसमें। अब देखिए, जो भी होंगे संजीदा लोग होंगे और अपने अपने महकमे, अपने अपने जो भी जॉब है उसमें वो उनकी एक एक्सपर्टीज होगी जो नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज होगी इसमें। अच्छा। ये मुझे कोई शक नहीं है और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के जिसी के सभी जाते हुए कानून बन गए हैं, तो जो वज़ीर आज़म हैं, टेक वज़ीर आज़म, उनकी कैबिनेट है, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बड़े बड़े फैसले करने हैं। दूसरा, पाकिस्तान में ये जो एक सियासी अबतरी है, ये काम हमने अपने लोगों को मुहैया करना है ताकि सेटल हो लोगों की नर्व्स, और पाकिस्तान को हम इससे निकाल के जिस मुसीबत में फंसे हुए इससे निकल आगे लेके चलें। तो ये तो बड़ा अहम होगा, देखिए जैसी बात चले। जनरल साहब, आपने जरा पॉइंट आउट कर दिया कि कौन कौन सी पोजीशंस इस कैबिनेट में देखने वाली होंगी, कि उस पर कौन कौन आता है। राना साहब, आपने तो कहा कि सेटल और सेट ये तय पहले से पा चुका था, शायद अब कुछ जांच परख तो हो चुकी, अब शायद क्रॉस चेक करने के बाद ओहदे दिए जाएंगे। क्वेश्चन इज कि क्या कंटिन्यूटी होगी शहबाज शरीफ हुकूमत, पीडीएम हुकूमत की पॉलिसीज़ की, क्योंकि जो काकड़ साहब हैं उन्होंने कुछ सिविल अफसरान को कहा है कि वो काम जारी रखें, फिर अटर्नी जनरल भी चेंज नहीं हो रहे। इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि पॉलिसीज़ का तसलसल रहेगा, या आप समझते हैं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होगा, कुछ चेंज होगा? देखें, जहाँ तक बात है ना यहाँ पे कंटिन्यूटी की, उसको पहले एड्रेस कर लेते हैं। कंटिन्यूटी जो है, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, उसमें कंटिन्यूटी रहेगी, और जो लोग बाहर से जो इन्वेस्टर आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, या वहाँ पे मल्टी नेशनल्स आने के लिए तैयार बैठी हुई हैं, उनकी हद तक तो कंटिन्यूटी है। बट एट द वेरी सेम टाइम उसके अलावा अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे जो मुझे समझ आ रही है बात की इस वक्त, वो ये है कि कंटिन्यूटी इन सर्टन थिंग्स से मुराद मेरी ब्यूरोक्रेसी को मैं पहले एड्रेस कर लेता हूँ। ब्यूरोक्रेसी अगर ले ले, या उसके अलावा हम कोई स्ट्रेटजी ऐसी है जो कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त जो अडॉप्ट की जाएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी अ 3 pronged स्ट्रेटजी। नाउ वो 3 pronged स्ट्रेटजी, यानी कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो है, उसको इवॉल्व करने के लिए, इन प्लेस लाने के लिए जो इस वक्त का जो सेटअप है, वो डेफिनेटली उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। और अगर वो स्ट्रेच नहीं होगा तो फिर उसमें से एक कंपोनेंट जो है वो मिसिंग होगा। तो अगर एक कंपोनेंट भी मिसिंग होगा उसमें, लाइक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी अगर मिसिंग होगी और शॉर्ट टर्म और मिड टर्म की तरफ एड्रेस किया जाएगा चीज़ों को, तो वो कंप्लीट नहीं बनेगी चीज़, वो पूरा बूके नहीं बनेगा। सो आई पर्सनली थिंक इस सेटअप को थोड़ा सा स्ट्रेच किया जाएगा और 3 pronged स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाएगी। फाइनेंस, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट है उसको एड्रेस किया जाएगा, उसको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, बाकी जो चीज़ें हैं उसको साइमल्टेनियसली लेके साथ साथ चला जाएगा। अच्छा। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको इन प्लेस करना, इसको वाकई किसी तरीके से अगर कहा जाए ना कि जी वाकई ये मुमकिन है और इन प्लेस हो सकती है, वो एक बड़ा टीडियस जॉब है। इट्स नॉट दैट सिंपल। वो उसको ज़रा देखना पड़ेगा कि आप इन ट्रू स्पिरिट उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर एक सिचुएशन बन सकती है। बट आई पर्सनली थिंक कि इतने इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हो चुकी है, और मेरे ख्याल में पिछले 1 साल से ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, नॉट ओनली इन दिस फील्ड के इन्वेस्टमेंट पुल इन की जाए, उसके अलावा भी बहुत सी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो चुकी है। अब वो चीज़ें मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अगर इन प्लेस रखी जाए, अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, तो देन इट्स गोइंग टू बी, स्काई इज गोइंग टू बी द लिमिट। लेकिन अगर उसमें से एक कंपोनेंट भी मिसिंग हुआ तो फिर एक सिचुएशन बन सकती है। बट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन, आई पर्सनली थिंक कि इट्स गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। और राइट नाउ तो राना साहब, स्काई इज द लिमिट फॉर डॉलर एंड पेट्रोलियम प्राइसेस अभी आज भी एक्सपेक्टेड है कि उनमें इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम प्राइसेस देखें, वो पेट्रोलियम और डीजल की प्राइसेस तो आयशा जी वो इसी तरह होती है ना, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही है। फजल रहमान जी वो फजल रहमान साहब को आप नाराज करते हैं, डीजल की प्राइस बढ़ जाती है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है। राना साहब, आप ख्याल में नाराज हैं आजकल? नहीं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कोई तबसरा नहीं कर रहे। नहीं, कोई वजह होगी ना, कोई तो वजह होगी ना। देखें,
आप एक अगर इतने बड़ी पार्टी है, उसके इतने बड़े लीडर हैं, अगर आप उनको खुश नहीं रख रहे तो फिर इसी तरह होता है ना। हमने पिछले पूरे 16 महीने में देखा है कि इतनी दफा प्राइसेस बढ़ी हैं पेट्रोल की, डीजल की, और वो सामने हमने देखा ये सब चीजें होते हुए, और जब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं मौलाना साहब को? मौलाना साहब को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं जा सकते। वो साबिका सेटअप के बहुत बड़े स्टेक होल्डर, पीडीएम के सरबराह, उन्होंने एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं ना। चीजें, लेकिन राना साहब पता नहीं, जब मैं पेट्रोलियम मसनूआत की बात करती हूँ आप उन्हें क्यों याद कर लेते हैं? मुझे लगता है कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब आए और आपको भी वही नसीहत करें जो उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म को की थी, तो शायद तभी आप बाज आ सकते हैं। मैं बाजवा साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो मुझे कोई उससे थोड़ी सी कम मौलाना साहब की बात करेंगे। उससे थोड़ी सी कम नहीं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ मौलाना साहब की, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन द पॉइंट इज कि आप उनको अपने साथ मिलाएं। ये बड़ी जमातें जो है उनको अपने साथ मिलाएं, तो काफी चीजों की कीमतें कम हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, तो हम जरा बहुत अच्छे एनालिस्ट की तरफ चलते हैं। सुलंगी साहब खासी देर से खामोश है, हालांकि प्रोग्राम से पहले बड़ा अच्छा गुनगुना रहे थे। सुलंगी साहब, निगरान सेटअप को ताकतवर बनाने के लिए कानून साजी इस हुकूमत ने की, साबिका हुकूमत ने की। आपके ख्याल में उन्हें उसके सम्राट मिलेंगे इस निगरान दौर में? और कैबिनेट के हवाले से आपके पास हैं कुछ आज खबरें? ये कहना तो बहुत कबलज वक्त है कि जो पिछली हुकूमत है उसको नई हुकूमत कोई सम्राट देगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जितने नाम आए हैं काबीना के लिए, तो वो देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप जो कहते हैं ना, तो सिवाय चंद लोगों के जैसे सुल्तान अलाना और जलील अब्बास जिलानी, ये मुस्तनद और बड़े लोग हैं, तो इसके इम्कानात तो मुझे लगते हैं। बाकी मुझे हवाई फायरिंग जो है वो ज़्यादा लगती है। आपको पहले ही बता दिया सरफराज बुगटी के बारे में कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, और लेकिन उनको मशवरा दिया जा रहा है कि जी जब इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान हो जाए तो आप इस्तीफ़ा दे दें। तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन एक बात मैं खासे वसूख से कह सकता हूँ कि ये बहुत लंबी काबीना नहीं होगी, और ज़्यादातर इसमें टेक्नोक्रेटिक लोग होंगे। कोई आदमी गैर सियासी नहीं होता, जो मरगला की पहाड़ियाँ हैं वो भी गैर सियासी नहीं है। तो हर आदमी की अपनी सोच होती है, और उसका एक सियासी नुक्ता नज़र और एक वर्ल्ड व्यू होता है। लेकिन ये नहीं होगा कि आप सियासतदानों को यहाँ पर भर्ती कर लें। आपने पिछले दिनों देखा है इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जितने भी सियासी जो कोटा सिस्टम पे लोग रखे गए थे उनकी छुट्टी कर दी है, तो ये नहीं होगा। और इलेक्शन कमीशन ने आज कुछ अपने दे हैव क्रैक्ड द विप, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से होगा। मैं ये भी नहीं समझता कि इस निगरान हुकूमत का कोई काम है बहुत बड़े फैसले करना और मुल्क की मुआशी सिमत को ठीक करना, ये उनका काम नहीं है। उनका काम ये ज़रूर है कि मुल्क मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो, सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो, दहशतगर्दी की लहर जो है वो ताकतवर ना हो जाए, इलेक्शन कमीशन की इयानत करे, ये उनका काम है, यही उनको करना चाहिए। बाकी जो एतराज़ात हैं, बलूचिस्तान का मसला वो कोई आज का नहीं है, और ये नहीं होगा कि बलूचिस्तान से आप सब लोग ले आएँ। अभी तो अनकरीब शायद कायम-मकाम सदर, चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म तीनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से होगा, तो उससे उनकी महरूमियाँ ख़त्म नहीं होंगी। वो एक लंबा एक मामला है, उस पर अलग किसी वक्त हम बहस करेंगे। तो मेरा तो यही ख्याल। उसके बाद एक और बड़ा ओहदा है, वहाँ शायद अगर कोई बलूचिस्तान से आए तो महरूमियों के हसाले की कोई गारंटी मिलेगी। अच्छा सुलंगी साहब, आपने कहा ये कबल अज़ वक्त होगा कि सम्राट इन्हें मिलेंगे या नहीं। एक्चुअली जो तकर्री है निगरान वज़ीर आज़म की, इस पे जो राय सामने आ रही है कि पीपी और नून लीग का नाम कोई और था और ये कोई और आए, तो ऐसे ज़ाहिर हो रहा है जैसे इस्टेब्लिशमेंट ड्राइविंग सीट पर है। और ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये सोचना भी फितरी है, सब अगर ऐसा सोच रहे हैं। मीनवाइल इस निगरान हुकूमत की तश्कील से पहले एक इंटरव्यू चेयरमैन पीटीआई का था जिसमें उन्होंने कहा था कि निगरानों के आने के बाद चीज़ें चेंज होंगी, अपसेट भी हो सकता है। तो एक्चुअली ये एंटीसिपेट किया जा रहा है कि हवाओं का रुख बदल सकता है इस दौर में।
आपको लगता है ऐसा? ख्वाजा साहब से पूछना चाहिए था कि जिस वजीर आजम ने इस पर इतफाक किया था उनका ताल्लुक उनकी जमात से है या किसी और जमात से है। मतलब ये इस तरह की जो बात कहना, देखें अगर आपको कबूल नहीं था तो चली जाती बात कमेटी में, चली जाती इलेक्शन कमीशन के पास। पिछली दफा हुआ था ना जो नासरुल मुल्क का जो इंतखाब, वो कैसे हुआ था जी। तो ये बात ठीक नहीं है। शाह महमूद कुरैशी का ये कहना कि अब साबित हो गया कि पीपल्स पार्टी और PMLN का चॉइस नहीं है, तो आप तो खुशी मनाएं, आपका तो मुकाबला ही उन्हीं से है, आपको क्या तकलीफ है? तो मुझे समझ नहीं आती किस तरह की बातें जो है वो हमारे सियासतदान लगी लिपटी नहीं रखते। बहरहाल आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि मागला की पहाड़ियाँ जो हैं वो भी गैर सियासी नहीं हैं। मागला के अलावा मकामात हैं, ब्लू एरिया हो गया या पारा, कोई भी गैर सियासी नहीं होता। आपको कोई ना कोई साइड इस दौर में और इस तरह के हालात में लेनी पड़ती है। अब इसके बाद जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक अहम वापसी की, वो क्यों डिले हुई और कब तक हो सकती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। ये तुरफा तमाशा है कि नवाज शरीफ साहब जब से गए हैं तभी से उनकी वापसी के हवाले से नून लीग के जो रहनुमा है वो मुख्तलिफ बयानात देते हुए हमें सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। और ऐसे में अब जब निगरान सेटअप तश्कील पाने के करीब है तो एक बार फिर उनकी वापसी के हवाले से बातें तो की जा रही हैं, लेकिन टाइमिंग अब ज़रा चेंज है। अच्छा, रिस्क फ्री वापसी से क्या मुराद है इमरान शफकत साहब? कब और कैसे मुमकिन है ये रिस्क फ्री वापसी? देखें, हम आपस में ना कई दफ़ा ये वाली बात कर चुके हैं कि मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। और कल भी हमने इत्तफाक़ रिस्क के ऊपर बात की थी कि रिस्क वो वाकई कह रहे हैं, जो बात ठीक कह रहे हैं, रिस्क नहीं ले सकते नवाज शरीफ साहब। और रिस्क जो है वो देखें, रिव्यू जो क्या जी वो कहते हैं रिव्यू, जजमेंट्स रिव्यू केस का जो फैसला हुआ था वो आप उस पर ज़रा गौर करें। आपको फिर अंदाज़ा होगा कि वो लोग जो हैं जिन्होंने पनामा के फ़ैसले दिए थे वो अपनी हजीमत नहीं चाहते कि वो उठाएं, वो नहीं चाहते कि वो वाले फ़ैसले जो हैं वो रिवर्स हों। तो वो जब तक बैठे हुए हैं। और मेरे पास एक और ख़बर है आपके साथ शेयर करने की कि एक कंप्लेंट जो है वो फाइल हुई है। अब वो कंप्लेंट क्यों फाइल हुई है कि इस वक्त उनके पास इंक्वायरी साहब के अलावा 4 सुप्रीम कोर्ट के और जजेस और एक रिटायर्ड जो है जज, उनकी इंक्वायरी उनके पास जो है वो मार्क हुई है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं। और अब ये जो है वो एक पॉलिटिक्स है, एक तरह से इंक्वायरी है, उसमें खलल डालने के लिए ये वाले काम हो रहे हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट जो एक चला था जिसको अब ग्रेट रीसेट किया जा रहा है, ये उस सिलसिले में की सारी बातें हैं। वहाँ पर कुछ लोग जो है, कुछ आप क्वार्टर्स कह लें, वहाँ पर ये रिवर्स कर दिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। और कुछ क्वार्टर्स जो हैं, जिस तरह ये वाला जो हिस्सा है स्टेट का, एक इदारा है स्टेट का एक अहम, वहाँ पर अभी तक उस तरह के लोग बैठे हुए हैं और जो कानून के मुताबिक चलना चाह रहे हैं उनके लिए इस तरह की रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। और वो जब तक बैठे हुए हैं वो मेरा ख्याल है कि चैन से नहीं बैठने वाले। अच्छा, ये जो कानूनी मामलात हैं जो उन्हें दरपेश होंगे उनकी वापसी पे, उन्हीं के लिए अटॉर्नी जनरल साहब कंटिन्यू कर रहे हैं? कानूनी मामलात कहाँ पे होते हैं पाकिस्तान में आयशा? आप जरा गौर करें, कानूनी मामलात अगर होते तो मुल्क इन हालात में होता है। ये पॉलिटिकल अगर कानूनी मामलात ना होते तो अपने भाई के दौर में आ चुके होते वापस, तकदीर से जोड़ देते। और आपको पता है तब सेम पेज भी था, आप जो बात कर रहे हैं तब सेम पेज भी था। अगर कानूनी मामलात दरपेश ना होते तो वो वापस आ चुके होते अपनी भाई की हुकूमत में। नहीं, देखिए सेम पेज जो था, अगर वो सेम पेज अगर पूरा उसके ऊपर कंट्रोल और गिरफ्त होती, सर चीज़ें जो होती हैं वो पॉलिटिकली इतनी सादा नहीं होती हैं। आपके इख्तियार होता भी है और आप बेख्तियार होते हैं बेक वक्त। तो शहबाज शरीफ साहब जो थे वो मतलब भाई के साथ खेल तो नहीं रहे थे भाई। आपको एक सिस्टम में लोग मौजूद हैं और फिर वो जो पुराने सिस्टम का हिस्सा थे, अब वो अभी तक बैठे हुए हैं। जब तक वो नहीं जाएंगे, और फिर ये तो बड़ी लंबी लड़ाई है, ये कोई अगले 20-30 साल की लड़ाई है। तो ये चीजें इतनी सादा नहीं है कि आप कहें कि जी कि ये कप है, हाँ जी ये कप है, इस तरह नहीं होता। इस कप के पीछे भी एक कहानी है। इस कप को इसकी जगह से हिलाना एक मसला होता है सियासत। इतनी चीजें सादा नहीं होती, इतनी सादा नहीं होती। और अगर 20-30 साल की लड़ाई है तो वो भी मुल्क के अंदर है और ये बड़ी अजीब कश्मकश है। 16 सितंबर तक नहीं आने वाले, 16 सितंबर तक नहीं आने वाले। ये वाकई कल भी बात हुई थी और अभी भी यही देखना है। लेकिन
चीज़ें क्या उसी तरह हो पाएंगी जिस तरह से सोचा जा रहा है या जिस तरह से नून लीग चाह रही है? जनरल साहब, आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा ने क्या फरमाया था कि इलेक्शंस तभी होंगे जब इस तरह से होगा कि इंसाफ मिले नून लीग को, या जो ज्यादतियाँ हुई नवाज शरीफ साहब के साथ उनका अजाला हो सके। जावेद लतीफ़ साहब हमें ये कहते हुए सुनाई दिए। ये जो इलेक्शंस हैं ये नवाज शरीफ साहब की वापसी से जुड़े हैं या नवाज शरीफ की वापसी इलेक्शन से जुड़ी है? और उनकी वापसी पर अब बयानिया तो आप बता देते हैं, पहले उनका बयानिया वापसी पर क्या होगा? देखिए, दो तीन बड़े हमारे सीरियस इश्यूज हैं पाकिस्तान के इस वक्त। शौकत भी इशारा कर रहे थे, पाकिस्तान में निज़ाम अदल को जिस तरीके से हमने 18वीं 19वीं तरमीम के बाद जो हमारे हालात सामने आए हैं वो सबके सामने हैं। और अब ये जो बयानिया बनाया जा रहा है, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे थे कि जब तक जीरो रिस्क नहीं होगी, उसका कहने का मतलब ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उनकी मर्जी के नहीं आएगी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनकी मर्जी के नहीं आएंगे, तो वो ऑलरेडी उन्होंने एक सियासी तौर पर आने वाले चीफ जस्टिस साहब को भी और जो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट जैसी भी होगी उसको इंतहाई कंट्रोवर्शियल बना दिया है इसमें। जी। अपने हालात में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे, सही करे गलत करे, वो टेक्निकल बुनियाद एक तरफ रह जाएगी, उस सब को सियासी नजर से देखा जाएगा। मैं बारहा ही कह चुका हूँ कि हमारे सियासतदानों ने जो बहुत बड़ी गलती की है, एक तो जो हमने सिलेक्शन ऑफ जजेस एट दी हायर लेवल, उनका मसला हमारे बन के रह गया है, और दूसरा हमने जितने भी सियासी हमारे मामलात हैं जो भी हैं उनको हमने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके फंसा के रख दिया है। इसका ये होता है कि जो भी फैसला आएगा एक सियासी साइड को पसंद होगा, दूसरी को नहीं पसंद होगा, उस पर सियासी बहस छिड़ जाएगी, और वो जो शख्सियात हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई वो भी इससे कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी। देखिए, पनामा को बड़े डिलिबरेटली कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। पनामा में अगर कोई ज्यादती हुई है तो सजा देने वाला जिस चार्ज पे सजा हुई है वो गलत हुआ है, वरना जो मोहतरम मियां नवाशी साहब जो कुछ भी करते रहे वो मनी ट्रेल नहीं दे सके थे, अब भी नहीं दे सके। इतना अरसा गुजर गया, उनके भाई मौजूद थे, उसमें नहीं दे सके उन्होंने। वो एक इसको अगर वो इसको नैरेटिव बना के रखना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने आने वाली सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोवर्शियल बना के रख देंगे। मेरा देखिए जी, बहुत इश्यूज हमारे बड़े हैं। जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उनको हमने तो नहीं रोका हुआ ना, खुद ही रुके हुए हैं ये। वो आ जाए यहाँ पे, आप लंदन में ही तो उनको एक्टिव देखा जा रहा है ना। जो बीमारी का कहा गया था उसके बारे में तो कोई ऐसी इतलात नहीं आई। अल्लाह का शुक्र है कि सेहत से हैं, खैरियत से हैं, और वो दुबई भी आए हैं, उम्रा भी कर चुके हुए हैं। वो क्यों नहीं आ रहे वो? मेरा अपना एक और नुक्ता नजर हुई है कि नून लीग के अंदर जो तलातम आपको नजर आता है सतह के नीचे, वो शायद बढ़ा हुआ है, और उसमें एक भाई प्राइम मिनिस्टर पहले रह चुका है, दूसरा भाई प्राइम मिनिस्टर अभी बना है, वो भी अभी नहीं रहे। अब एक जब दो खानदान के दो शाखें हो जाती हैं जी, वो खानदान के अंदर भी मसाइल बनते हैं। हाँ। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं, रखना चाहिए। और ये अभी जो बात हो रही थी ना मागला की, मागला का एक बहुत बड़ा इशू है जो हमें सोचने की जरूरत ये है कि वहां पे ये बड़ा हाई सिस्मिक जोन है, ये जी बहुत हाई सिस्मिक जोन है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, वो हमें अर्थक्वेक भी याद आ गया, लेकिन वो अर्थक्वेक का एपिसेंटर वो ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो मुल्क के तूल अर्ज़ में महसूस किए जाते हैं। एनीवेज, जिस तलातुम का तस्करा किया अभी जनरल साहब ने, उसको मज़ीद डायसेक्ट करेंगे ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक। कोशिश करेंगे कि कम वक्त में ज़्यादा जवाब हासिल कर सकें अपने एनालिस्ट से। और राना साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी इलेक्शन की तारीख से जुड़ी है, ये सभी का मानना है, बट जब सुप्रीम कोर्ट पूछती है इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख का, तो इलेक्शन कमीशन को कोई जवाब नहीं सूझता। कब पता चलेगा इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कब होंगे? वैसे सच्ची बात यह है आयशा जी कि इलेक्शन कमीशन को खुद भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होने हैं। एंड ये बड़ी सीधी सी बात मैं कर गया हूँ, और हकीकत भी यही है, एंड दिस इज द रियलिटी चेक। उन्हें खुद भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी फिर ऐसे में? आपको पता तो है कि आइन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कितनी डिसिप्लिन्ड है, और इससे पहले भी पंजाब और केपी के हवाले से भी वो फैसला दे चुके हैं, और अभी उसका फैसला महफूज है जो आना है सामने। लेकिन देखें ना, वो जो फैसला जो इलेक्शंस का था और वो डेट दी गई थी उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ, तो वो कैसे अमल दरामद होगा? कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा? कोर्ट नहीं करवाना था ना, तो वो कैसे हुआ इम्प्लीमेंट? अभी तक तो नहीं हुआ। तो आप ये समझें और हम लोग ये समझें कि जनाब इलेक्शन कमीशन को पता है कि जनाब कब इलेक्शन होंगे, या वो दे आर वेल प्रिपेयर्ड, या वो उनको थोड़ा टाइम चाहिए, वट एवर।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको खुद भी पता है कि इलेक्शन कब होंगे। और मैं फिर वही बात करूंगा कि फिलहाल जो है कॉन्टीन्यूटी की ज़रूरत है और कॉन्टीन्यूटी चलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो चीज़ें जो रुक गई थी किसी हद तक, उनको थोड़ा सा और यहाँ पे गियर अप किया जाएगा और यहाँ पे दूसरे किस्म की सिचुएशन बनेगी। पीपल विल स्टार्ट एंजॉइंग द बूम ऑफ द इकोनॉमी। So once they start enjoying the boom of economy, so everything is going to be hunky dory और काफ़ी चीज़ें लोग भूल सकते हैं अगर यहाँ पे इकोनॉमिक बूम आ जाए जिस पे पिंडी वाले कंसंट्रेट करके बैठे हुए हैं और उसमें कंसंट्रेशन जो है पिंडी वालों की और जो जीरो इन किया हुआ है पिंडी वालों ने वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे किया हुआ है। लेट्स सी अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए, लेट्स सी अगर वो लोग कामयाब हो जाएं और अगर वो हो जाते हैं तो देन इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर एवरीवन। बट अगर नहीं होते तेल बहुत तो महंगा है, जाने आप इतना तेल कहाँ से लाते हैं जिससे उम्मीदों के चिराग रोशन रहते हैं और आप हमेशा हमें खुश रखते हैं ऐसी बातें करने के बाद कि अच्छा वक्त आएगा, हर तरफ हरियाली होगी, हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा होगा। मैं आपको बताऊं कि अगर वाकई हो गया, वाकई ऐसे हो गया तो हो जाएगी, हर तरफ हरियाली आएगी। जनरल साहब मैं भी हंसी जा रहे थे, लेकिन द पॉइंट इज वाकई हरियाली आएगी। लेकिन अगर नहीं इम्प्लीमेंट होगा, मैं साथ ये भी कह रहा हूँ कि अगर इम्प्लीमेंट ना हो सका इन ट्रू स्पिरिट, ठीक है, और फिर ਉਹਦਾ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ नहीं राणा साहब प्लीज, राणा साहब प्लीज रेड लाइन, राणा साहब प्लीज रेड लाइन। अच्छा देखें, जब हरियाली की बात हो रही है और उससे पहले जनरल साहब ने जहां बात छोड़ी कि निचली सतह पर एक तलातुम है, आप बड़ी अच्छी सोलंकी साहब रहनुमाई कर सकते हैं इस बाबत। नवाज शरीफ साहब की वापसी, मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या इंतशार की कोई चिंगारियां इस वक्त मौजूद हैं, और मीनवाइल इलेक्शन कमीशन का ये जो इस वक्त कजिया है अबाउट मरदमशुमारी, ये कब तक सॉल्व होने के चांसेस हैं? पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के इस बात पर तबसरा कर लूं। सिंधी में कहते हैं कांव जी कावड़ अकम अकड़ थे, कव्वे को गुस्सा टिड्डी पे आता है बेचारी पे। भाई बात ये है कि जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था, इत्तफाक राय से फैसला इलेक्शन कमीशन ने करवाया। उन्होंने कहा कि जी आपने ये मरदमशुमारी जो है हम उसको नोटिफाई करते हैं, आर्टिकल 51 जो है उसको आइन से निकाल दें। उसमें लिखा है कि जो लास्ट ऑफिशियली पब्लिश जो सेंसस होंगे उस पर इलेक्शंस होंगे। तो अब उन बेचारों को कहा है कि हल्का बंदियां करें। हो सकता है 4 महीने लगे, 4.5 महीने लगे, वो कहाँ से तारीख दें? वो मुकम्मल होगी, उसके बाद 54 दिन देंगे इलेक्शन मुहिम के लिए। तो हम तो अंदाजे लगा सकते हैं बेचारी इलेक्शन कमीशन कहाँ से वो आपको तारीख दे। जहाँ तक बात है मियाँ साहब के आने की, तो बात यह है कि मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि इम्कानात यही हैं कि तीसरे हफ्ते में सितंबर के आएंगे। लेकिन मैंने साथ में यही खबरदार भी किया था कि अगर उनको डर हुआ कि कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ऐसी हो रही है जो कि उनके खिलाफ है, हो सकता है वो ना ही आए। बिल्कुल ठीक है, ये हैं इम्कानात और खदशात। मजीद इनकी डिटेल्स में जाएंगे आने वाले प्रोग्राम तक के लिए लेने के बाद।